अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान की आज की वीडियो बहुत ही हैरानकुन वीडियो है। इंटरव्यू में उससे जो सवालात हुए आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो देखे, इसके बाद बात करते हैं। देखिए, आपके ऊपर एक आरोप लगता है, क्योंकि अभी जिक्र हो रहा है कि आप जो हैं वो बहुत ही कट्टरवादी हैं। ये आपके ऊपर आरोप लगता है। मैं आपका एक शेर पढ़ के सुनाता हूं। ना बुजदिल की तरह, ये आपकी एक बाइट है, बल्कि ना बुजदिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना। अगर इस पे भी लोग ताली बजा रहे हैं। अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार के मरना। अब देखिए, ये किसके लिए है? ये अमन के लिए तो नहीं। मैं आपका सवाल खारिज इसलिए करता हूं कि मेरा सवाल होने तो दीजिए पहले। नहीं, आपने सवाल पूछ लिया। मेरा सवाल ये है, नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये शेर ये है किसके लिए? सुनिए ना, मैं जवाब, सवाल हो गया। आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं कट्टर हूं। मतलब मेरे जैसी साफ सुथरी हिंदुस्तानी भाषा में बात करने वाला एक भी बयान, मैं तो पूरी भाजपा को चैलेंज करता हूं। भाजपा मुझसे और इसलिए परेशान रहती है ना कि वो जिन शब्दों से खेलती है, मैं उन शब्दों वाली जो यूनिवर्सिटी है ना, वहां से पढ़ के आया हूं। वो एक शब्द है बकैती। मैं उस बकैती को बहुत अच्छे से समझता हूं। शायर प्रतीकों के माध्यम से बात करता है। जब शायर कहता है अपनी महबूबा से कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो क्या वो ब्रह्मांड को नष्ट करने की बात कर रहा है? नहीं ना। शायर प्रतीकों के माध्यम से बात कर। भेड़िया, मैं भेड़िया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। भेड़िए के खिलाफ कितनी कविताएं लिखी गई हैं, आप सबने पढ़ी होंगी। भेड़िया सामने है, उसकी आंखें लाल हैं, उसे तब तक घूरो जब तक वो तुम्हें घूरना बंद ना कर दे। इसमें कट्टरता कहां है? चूंकि भाजपा के कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसे ट्वीट कर दिया तो मीडिया ने बताया कि हाँ, कुछ लोगों ने तो इसको भेड़िए के बजाय कुछ और कह के ट्वीट किया। ये कौवा कान ले उड़ा, जो हम अवध क्षेत्र में कहावत सुनते रहे। तो दरअसल भाजपा जिस चीज से खेलती है ना, मंचों से आप शिकार मत बनिए। मुझे एक बात बताइए, मंचों से मरने मारने की जो बात हो रही है, ये किसके लिए हो रही है? कमाल है। मतलब जब आप मंच पे खड़े होकर के ललकार के कहते हैं, मतलब ऐसी भाषा, ऐसी कविता सुनाऊंगा आपको, तो आपको लगता है कि वो कत्लेआम मचाने की बात कर रहा है शायर। अरे जोश दिला रहा है जनता को। मैं एक मंच पे खड़ा होकर के, सर मैं बड़ी मजे की बात बताऊं, मैं एक कार्यक्रम में गया कोलकाता में। मैंने वहां पर शिक्षा को लेकर के लंबी बातचीत की। मैं अपने हर कार्यक्रम में ये काम करता हूं। मेरा एक शेर है कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। मैं ये शेर पढ़ते पढ़ते एक भूमिका बना रहा था, और भूमिका में मैंने कहा कि अगर समाज में सम्मान पाना चाहते हो, मेरे अपने समाज के ज्यादा लोग वहां बैठे थे, तो मैंने कहा आइए ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, सिस्टम का हिस्सा बनिए, सिस्टम सुधारिए, सिस्टम पे कब्जा करिए। एक तथाकथित चैनल ने यह शब्द उठाया कि इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि सिस्टम पे कब्जा करिए। अब जब हम कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता पे कब्जा करो, कोई नेता ये कहता है, तो भैया वो राजनीतिक रूप से सक्षम होने की बात कर रहा है, लेकिन मीडिया इसको एक नया नैरेटिव दे देगा और लोग उसके खेल में फंस जाते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली यहां पर कि सिस्टम का हिस्सा बनिए, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, लेकिन फिर आपके कुछ ऐसे शेर आते हैं या कुछ आपके ऐसे शब्द आते हैं, अभी आपने बकैती का जिक्र किया, उसको लेकर फिर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैं आपको सुनाता हूं। ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, हमें तो कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पर समझौता नहीं होगा। क्यों होगा? क्यों होना चाहिए? आप जिस आस्था को मानते हैं निशान भाई, आप बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, आप अपनी आस्था से क्यों समझौता करेंगे? किसी को नहीं करना चाहिए। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, सुन लीजिए। भारत का संविधान कहता है कि सवाल ये है, इमरान साहब अपनी मेरा सवाल सुन लीजिए। जो मेरा सवाल आस्था है उसको मानने का मेरा सवाल, देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? ये सवाल मैं जानता था कि ये सवाल जरूर आएगा। ये सवाल आता क्यों है? दरअसल ये एक खेल है जिस खेल में मीडिया खास तौर से किसी मुस्लिम राजनेता को उलझाने की कोशिश करता है। संविधान कहता है कि आपको फ्रीडम है अपनी आस्था के अनुसार धर्म चुनने का, आप जिस धर्म को मानते हैं उसका सम्मान करने का। इस्लाम धर्म कहता है जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। यह सवाल क्यों आता है?
कि आपको देश ज्यादा पसंद है या इस्लाम पसंद है, या देश ज्यादा पसंद है या संविधान तो धर्म के आधार पर नहीं मुझसे अगर कोई मुझे पूछे कि आपके वालिद संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्षता के बारे में, आपकी माँ आपको नहीं, संविधान में धर्मनिरपेक्षता लिखा है तो धर्मनिरपेक्ष, मैं आप मेरे सामने अभी पूजा करिए, भजन गाइए, मैं आपका सम्मान करूंगा, मैं नमाज पढ़ूं, मैं कुरान की आयत पढ़ूं, आप मेरा सम्मान करिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है, गलत तरीके से व्याख्यायित किया गया। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं कि आप मेरा धर्म मानने लगे, मैं आपका धर्म मानने लगूं, हम दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, यह है सेकुलरिज्म। अमित शाह जी ने भी सदन के अंदर बोला, बीजेपी कहती है कि शरीयत को मानना है तो पूरा माना जाए, मुसलमान सेविंग्स अकाउंट ना खोलें, लोन ना लें, बैंक में नौकरी ना करें। वो कहते हैं कि शरीयत के क्रिमिनल लॉ को भी माने, चोरी करने पर हाथ काट दें, बलात्कार पर सिर कलम कर दें। गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप संविधान को मानते हैं तो पूरा माने, आधा अधूरा मत माने। देश के मुसलमानों को भी संवैधानिक तरीके से अपना नागरिक मान के, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कैसे, आपने सवाल के जवाब में सवाल दे दिया। क्यों नहीं करूंगा सवाल के जवाब में, लेकिन अगर ये फैक्ट है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा सवाल है कि क्या देश का प्रधानमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? देश का गृह मंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? राज्य का मुख्यमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? आपको प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री सब धर्मों के लगते हैं, सब धर्मों के लिए समानता की बात करते हैं। मेरा सवाल है, करते हैं? देखिए ये बात वो एक मिनट इमरान साहब, कभी उनसे पलट के पूछते हैं, आप गृह मंत्री जी से पूछते हैं कि जब आप खड़े होकर के आपका एक मुख्यमंत्री असम का जिस तरह की, लेकिन वो ये भी पूछते हैं कि पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों का क्यों? नहीं, हम कह रहे हैं वो उन्हीं, हिंदू कोड बिल नहीं है इस देश में सिखों के लिए अलग से, लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि कांग्रेस ने उसको ऐसा बनाया कि उसमें कोई भी स्पेशल अधिकार नहीं मिलता। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, कुछ भी हो आप बाकी जाके कांग्रेस पे यार, क्योंकि आपको मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के वोट मांगना है, इसलिए आपको मुसलमानों को टारगेट करना है। मुझे पता है आप मस्जिदों के नीचे भगवान नहीं ढूंढ रहे हैं, आप वोट बैंक ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको बुरा कहना है। ठीक है, कहिए, धीरे धीरे जनता समझदार होगी। और जब देखिए सच बात है, मोहब्बत की सदाएं देना और मोहब्बत के लिए लोगों को एकजुट करना थोड़ा मुश्किल काम है। नफरत के लिए आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए, किसी भी धर्म के हों, आप अपने धर्म का नारा लगाना शुरू कर दीजिए, आएं बाएं बकने लगिए, 100 लोग खड़े हो जाएंगे, 1000 लोग खड़े हो जाएंगे, और आप खड़े होकर के मोहब्बत की बात करना शुरू करिए, लोग कहेंगे पागल है क्या यार ये। अच्छा इमरान साहब, इस दौर में मोहब्बत की बात कर रहा है, नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। इमरान साहब, अगला शेर नहीं मिसरा सुना रहा हूं और आप इसको पूरा मुकम्मल करिएगा। ये बताइए कि कवि का इशारा किस तरफ है जब आप लिखते हैं कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए? मैं संबित पात्रा की तरफ मेरा इशारा है, उन्होंने बताया था पूरा शेर चैनल पे, ये सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, पूरा शेर तो पढ़ दीजिए। नहीं मतलब अब उन पर बस एक ही मिसरा याद रखने का मन करता है, उसके बाद भुला दिया मैंने, क्योंकि बाद में मुझे समझ में आया कि मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूं। ठीक है, अब यहां पर मैं अब अगले राउंड की तरफ बढ़ रहा हूं। बिल्कुल। और हमारा अगला राउंड में मैं आपको बस एक चीज यहां पर रिक्वेस्ट करूंगा, ये है प्ले कार्ड, ये है कैमरा आपका, यस या नो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। और आप सभी लोग हौसला अफजाई करिएगा, मैं वहां पर आपसे रैपिड फायर के सवाल पूछूंगा, यहां पर आपको प्ले कार्ड दिखाना है। जोरदार तालियां हो पहले तो एकदम। आइए जरा, हमारा पहला सवाल से पहले तालियां हो, इसमें बोलना नहीं है इमरान साहब, आपको प्ले कार्ड दिखाना है। जोरदार तालियां पहले, चलिए आइए दिखाइए। पहला सवाल जो है, क्योंकि आपने जिक्र किया था अभी, दिल्ली में आपसे गठबंधन होना चाहिए, यस या नो? नहीं हो रहा है। नहीं, ओके ओके ओके, तालियां जरा जोरदार होनी चाहिए हर सवाल के पहले, क्योंकि देखिए आप ताली नहीं बजाएंगे, वो शायर साहब है, वहां से कुछ आएगा नहीं फिर। आइए जरा जोरदार ताली अगले सवाल से पहले। हमारा सवाल यहां पर प्ले करिए जरा। कश्मीर में धारा 370 बहाल होनी चाहिए, कांग्रेस ने CWC के जरिए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, जो कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट है वही मेरा स्टेटमेंट। मैं आपसे यस या नो पूछ रहा हूं। मैंने सीधे कहा ना, कांग्रेस पार्टी, मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, पार्टी ने एक बाकायदा CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक बयान दिया है
जारी किया है, आपके पास भी उसकी प्रति होगी। कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है, मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। जोरदार तालियां हो इमरान साहब, यस या नो अगले सवाल पर दिखाइए जरा। यह बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। भारतीय परिवारों को 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। निशांत भाई, दरअसल आपका सवाल गलत है और गलत व्यक्ति से। मेरी अभी शादी नहीं हुई है। लेकिन भारतीय परिवारों की बात हो रही है। आप फ्यूचरिस्टिक आदमी है, यस या नो बताइए ना। चुटकी काट रहे हैं कुंवारे आदमी को। कोई बात नहीं, हम कम से कम जो आपकी नहीं मतलब आप देखिए, जो आपकी और इच्छा रखती है वो कम से कम साफ तो हो जाएंगी। मारना है ना, शादी वादी हो जाएगी, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा, उसकी दुश्वारियां समझूंगा, उसके बाद बताऊंगा कितने बच्चे होने चाहिए। अभी तो आज आपको सवाल ये था कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सवाल को थोड़ा सा ट्वीट करता हूं। मोहन भागवत जी ने यह कहा है, यस या नो, आप सहमत हैं कि नहीं है? क्या कहा है उन्होंने? कि 3 बच्चे भारतीय परिवारों में होने चाहिए, 3 से ज्यादा बच्चे। तो जो भाजपा का मातृ संगठन है, उनके तमाम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आपके कितने भाई बहन हैं? आपके कितने भाई? हमारे ज्यादा हैं, और हम जहां रहते हैं वहां सीताराम चाचा हैं, उनके भी ज्यादा हैं, भगवती चाचा हैं, उनके भी ज्यादा। जानना चाह रहे हो वैसे कितने हैं? बताऊं कारण क्या है ना, गांव में क्या था ना, गांव बड़े छोटे और अलग मिजाज के होते थे। भाजपा आज उसका राजनीतिकरण चाहे जितना करे, लोगों को लगता था कि हमारे 4 बेटे होंगे, 3 बेटे होंगे तो ज्यादा कमाएंगे और ज्यादा मजबूत रहेंगे, क्योंकि गांव में लड़ाइयां रहती थी, जमीनों पे कब्जे कर लेते थे लोग। तो लगता था कि भाई 3-4 बेटे हो जाएंगे तो कम से कम कोई धमका नहीं पाएगा। ये कारण ये होता था। सच्चाई ये है। लेकिन अब उसको भाजपा बताए कि नहीं मुसलमान तो ज्यादा बच्चे। एक दिन ये सवाल पूछा था हमसे एक मीडिया के साथी ने, हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मुसलमान तो 4 शादियां करता है, ये वो। मुझसे मीडिया ने पूछा, मैंने कहा भाई मुझको आज तक एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिला जिसने 4 शादी की हो, और मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो एक भी नहीं की है अभी। नहीं, लेकिन हम सभी यहाँ पर ये बच्चे जानना चाहेंगे आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई हैं, 6 बहनें। अच्छा, ठीक है, ओके। और बड़ा गर्व है इस बात पर कि बड़ा भरा पूरा परिवार है। ठीक है, लेकिन अगले सवाल से पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप यस या नो जरूर देंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं, ये बड़ा स्ट्रेट सवाल है, सीधे लाइए, दिखाइए जरा। अब जो हमारा अगला सवाल है रैपिड फायर का, अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता हैं, यस या नो? बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं बहुत दिन से मिला नहीं हूं उनसे। अरे यस या नो? मैंने उनके साथ मंच साझा किया था जब मैं राजनीति में नहीं था। अब भाजपा कहती है वो बहुत बेईमान है, वो खुद कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं। लोकपाल अब तक आया नहीं है, मैं बड़ा चिंतित हूं। लेकिन मैं एक शेर इन दिनों जरा पढ़ता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी ढूंढ रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। ठीक है, वैसे मुझे आपसे उम्मीद थी आप यस या नो में जवाब जरूर देंगे, लेकिन आप दे नहीं रहे हैं। अब मुझे भी बहुत उम्मीदें थी आपसे, आप भी मेरी उम्मीदें तोड़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ी हम आइए जरा अगले सवाल से पहले जरा जोरदार तालियां। अब यस नो या पास, में पास ऐड कर देता हूं। चलिए उसमें आप एकदम प्ले कार्ड स्ट्रेट रखिएगा, दिखाइए जरा। आइए, अब जो हमारा अगला सवाल है दिखाइए जरा। देश में इमरजेंसी लगाना संविधान पर हमला था, यस या नो? देखिए, उस पर कांग्रेस पार्टी ने कई बार बात की है, सदन में भी बात की। तत्कालीन परिस्थितियां थीं, जो बेहतर लगा उन्होंने किया। बाद में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यह कहा कि गलती थी वो, तो जाहिर सी बात है गलती थी, कांग्रेस पार्टी का बयान है। तो लेकिन पिछले 10 सालों से जो अघोषित आपातकाल है उस पर सवाल उठना चाहिए, लोगों को सवाल पूछना चाहिए। लेकिन ये इसका यस या नो है? नहीं भाई, कांग्रेस पार्टी का बयान है। तो प्लेकार्ड में यस दिखा दीजिए, वो हमारे टेलीविजन। कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य हूं और बाकायदा में कांग्रेस पार्टी ने उस पर बयान दिया है। प्रियंका जी जब बोल रही थी तो उन्होंने भी अपनी एक बात कही कि मुझ में साहस है, हमने गलती माना है, आप मान के दिखाइए। राजनाथ जी से उन्होंने कहा था। ये प्लेकार्ड से वैसे आपने काफी दूरी बना ली है, लेकिन एक बार अगले सवाल से पहले जोरदार तालियां हो, दिखाइए जरा। अब जो सवाल है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था, आइए जरा प्ले करिए इसको। एक देश एक चुनाव सही फैसला है, यस या नो? बिल्कुल नहीं। नो दिखा दीजिए। अच्छा, दिखाना पड़ेगा? ऊंचा करके दिखा देता हूं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आइए जरा। ये जो सोच है ना,
वो अजगर की तरह क्षेत्रीय दलों को निगल जाने की एक साजिश है और इसको तमाम क्षेत्रीय दल समझते हैं। क्षेत्रीय राजनीति को खत्म करने की साजिश। देखिए क्या है कि जब मैं आपसे सवाल पूछा हूं तो प्ले कार्ड अगर आप दिखाएंगे तो टेलीविजन में वो बगल में आ जाएगा एकदम। खैर एनीवे, आइए अब अगला सवाल, जोरदार तालियां हो। अब वो जिक्र जो अभी सदन में हुआ, दिखाइए जरा। बड़ा स्टेटमेंट था, कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेता डरपोक हैं। कांटे दिल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते। यस या नो या पास? अब मतलब इतना चीख चीख के यस बोल रहा हूं, लेकिन वो प्ले कार्ड तो हमारा बता दीजिए आप। ओके ठीक है, आइए जरा अब आखिरी सवाल। ये सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। जोरदार तालियां अगले सवाल से पहले। तालियां थोड़ी कम आ रही है, जोरदार तालियां। प्ले करिए। अब सवाल यह है कि रॉबर्ट वाड्रा को राजनीति में आना चाहिए, यस या नो? दरअसल देखिए, किसी का भी राजनीति में आना उसकी व्यक्तिगत पसंद है। मुझे राजनीति में आना था, मैं आया, लोग नहीं रोक पाए मुझे ना, रोकना चाहते, मतलब मेरे पिता तो चाहते थे कि मैं साहित्य में ना जाऊं, वो चाहते थे कि पढ़े लिखे डॉक्टर बने, खराब ना हो लड़का। मैं हुआ खराब, मैं गया साहित्य की तरफ, कवि सम्मेलन की दुनिया में चला गया तो लोगों को लगता था कि रोजी रोटी कैसे चलेगी। फिर मुझे लगा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। मैं तो ऐसी जगह से आया हूं, सच में निशांत भाई, मैं ऐसे गांव से आया हूं, जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं। मैं क्या करूं, मजबूरियां हैं, गांव से आया हूं मैं। और मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा ज़र्फ है समंदर, किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं 12 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाता था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्म भरा और जब एंट्रेंस का एग्जाम पास कर लिया तो पिताजी इस बात पे नाराज थे कि 70 किलोमीटर दूर पढ़ने चला जाएगा तो घर का बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा दूर चला जाएगा तो दिक्कत होगी, या हो सकता है आर्थिक मजबूरियां भी थी। मैं ऐसी जगह से आया, जिसे आना होगा वो आएगा, उसकी व्यक्तिगत पसंद है। मुझे लगता है उन्हें जबरदस्ती तो हम ला भी नहीं सकते और कोई रोक भी नहीं सकता, उन्हें आना होगा तो स्वतंत्र है। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? नहीं, इसमें कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। उनका परिवार, प्रियंका जी ऑलरेडी सांसद हैं, सक्रिय राजनीति में हैं, तो हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। इसके साथ साथ यह भी तो होता है ना, हर कामयाब औरत के पीछे मर्द का भी हाथ होता है। तो हो सकता है उनके पीछे, उनकी कामयाबी में रॉबर्ट जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये शो को मैं वाइंड अप कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले, हाँ अरे वाह क्या बात है, लेकिन उससे पहले कुछ 2 लाइनें हम सभी सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे इस देश के ऊपर, जरा बताइए कुछ 2 लाइनें। नहीं, देश तो देखिए, मेरी एक नज्म है कि मैं तरन्नुम में सुना देता। बिल्कुल, अब माहौल ऐसा बना हुआ है कि सुना देते हैं और बहुत अच्छा, आपको बधाई देता हूं। पहली बार बहुत शानदार संपादक आपने बुलाए जिनसे अलग अलग मिलने का मेरा मन था, एक साथ मिल गए। श्रोता बहुत अच्छे, शो बहुत अच्छा, मेरी बड़ी शुभकामनाएं शो के लिए। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, यह कविता नहीं बल्कि एक दुआ है। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी बेलौस मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत। और अंतिम पंक्तियां कि इसकी मिट्टी पे सभी रीत निछावर कर दूं, अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर, अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। इतनी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना,
मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और निशांत भाई, TV9 पूरे परिवार को आखिर में बस इतना कहना चाहता हूं, देश के तमाम युवाओं को भी, कि ये जो नफरत की राजनीति है, खेलने की राजनीति है, इसको समझिए। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। तनवीर मेरा एक दोस्त है, उसका एक शेर है कि जरा सी बहस को दंगा बनाया जाएगा, तमाम शहर को लंका बनाया जाएगा, हमें जलाओ ना यारों की वो कपास हैं हम, हमें मिला के तिरंगा बनाया जाएगा। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। देश का हिस्सा है, मिलजुल के रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं, लड़ना झगड़ना क्यों, सबने मिलकर देश बनाया है, देश को आगे बढ़ा। जोरदार तालियां। 2025 संविधान का अमृत वर्ष है, 75 साल पूरे हो रहे हैं। अच्छा होता कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जश्न मनाते, लेकिन संसद में हुआ कुछ और। निशांत जी, मैं युवा हूं और मैं हर दिन 8 घंटे 9 घंटे रोज सदन में मौजूद रहता हूं। 100% मेरी अटेंडेंस रहती है। मैं एक अच्छे सांसद की तरह मैं सीखने और समझने के लिए वहां पे जाता हूं। मैं पिछले 2 दिन से संविधान पे बहस सुन रहा हूं। आप विश्वास करें, मतलब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। गृह मंत्री जी कल भाषण दे रहे थे और जिस अंदाज में उन्होंने अंबेडकर जी को, जिस अंदाज में उन्होंने कहा ना कि आज एक फैशन हो गया अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। देश के गृह मंत्री की यह भाषा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अंबेडकर भगवान ही हैं। भगवान मानता है उनको। इस देश की महिलाओं को जो अधिकार दिया है उन्होंने, वो भगवान जैसा ही है। तो मुझे लग रहा है, आप कह रहे हैं कि जश्न मनाना चाहिए, तो मेरा भी मन करता है कि मैं जश्न मनाऊं। मेरा भी मन करता। 75 वर्ष हम लेके आए थे संविधान को, कांग्रेस पार्टी संविधान लेके आई थी। आप अंदाजा लगाइए कि पंडित नेहरू को 1947 में जो देश मिला था, वहां से उठा करके देश को कहां लेकर के आए। आज आप उन पुरखों को कोसते हैं। एक मिनट, क्या ये अच्छा है? थोड़ा आपको बीच में रोक रहा हूं इमरान जी, इसके आगे एक मिनट, इसके आगे उन्होंने जो कहा गृह मंत्री ने, सिर्फ उन्हीं का मतलब, असेंबली में इसके आगे, बिल्कुल सारे लोग, तो मैं सबका जिक्र कर रहा हूं। इसके आगे गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि ऐसी क्या हो गया था कि अंबेडकर जी को नेहरू जी की कैबिनेट छोड़ के जाना पड़ा। इसके आगे भी तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। वो चीजें इग्नोर हो जाती हैं और खाली इस चीज को पकड़ लिया जाता है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा क्या उन्होंने एक बार भी प्रशंसा की नेहरू जी की? क्या एक बार भी प्रशंसा की उन्होंने मौलाना आजाद की? क्या एक बार भी उन्होंने प्रशंसा की महात्मा गांधी की? क्या एक बार भी प्रशंसा की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों की? उन्होंने खुलकर कहा कि उनको सभी को एक साथ देखना चाहिए, अंबेडकर जी को किसी एक दल की तरह नहीं देखना चाहिए। सिर्फ अंबेडकर जी, देखिए, जब भाजपा नारा महापुरुषों का भाजपा एकता का नारा लगाती है, तो उसमें क्या उसके जो एकता का नारा है उसमें अल्पसंख्यक हैं कहीं? मेरा सवाल है। और जब अल्पसंख्यकों की बात होती है तो मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपको रतन टाटा नहीं चाहिए? एक मिनट, उनका ये कहना है। मेरा ये पूरा कर लेने दें। क्या भाजपा को अगर सिर्फ बहुसंख्यक वाली बात करनी है तो क्या उन्हें रतन टाटा नहीं चाहिए? क्या उन्हें कलाम साहब नहीं चाहिए? क्या उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहिए? क्या उन्हें होमी जहांगीर भाभा नहीं चाहिए? कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया था? नहीं, कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया? कलाम साहब भी उसी समुदाय से आते हैं जिनको लेकर के आप जो भाषण देते हैं। कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया था? हम अब एक मिनट आगे, एक मिनट जी। क्या नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न नहीं मिला? क्या सरदार पटेल की स्टैचू नहीं बनी? निशांत जी, आपको लगता नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी में जमीन आसमान का अंतर? मैं नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय की बात कर रहा हूं। आपको अंतर नहीं। आपने कहा ना किसने नाम प्रपोज किया था? नाम प्रपोज किया था उस दौर में अटल बिहारी। आपको लगता है कि यह भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा है? आपको लगता है? समाजवादी में अगर आपको लगता है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा नहीं है। नहीं, ये तो हम सेलेक्टिव होकर देख रहे हैं। राम कृपाल जी, हाँ। इमरान जी, बहुत अच्छा लगा आपको, मैं सुनता रहा हूं पहले भी। धन्यवाद। एक मेरा बेसिक सवाल है कि जब से आप बात कर रहे हैं तो इस समय जो सत्ता पक्ष है सारी उसकी बुराइयां गिनाते गए और राहुल जी और प्रियंका जी की आपने बहुत तारीफ की। मैं मानता हूं और आपकी किसी बात से मैं ऐतराज नहीं कर रहा हूं। मेरा यह सवाल है कि इलेक्शन दर इलेक्शन आप अगर राजनीति में है तो कोई लक्ष्य होगा। पहली बात तो मैंने कई
नेताओं से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी कि सत्ता में पहुंचना है, दिग्विजय सिंह से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है। एक और जयराम रमेश से मैंने पूछा, उन्होंने कहा बीजेपी को हराना है। तो पहली बार तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि राहुल और प्रियंका जी का लक्ष्य क्या है, और अगर लक्ष्य हराना है तो मैं ये पूछ रहा हूं कि बार बार आप इसमें फेल क्यों होते हैं। तो एक चीज, रणनीति की गलती है या आप जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं? कोई कमी तो होगी आप लोगों में ना, ठीक है सर, कि जिसका कारण आप बराबर विफल हो रहे हैं। ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं बचपन में मुनव्वर राना का एक शेर सुना करता था कि शरीफ इंसान क्यों आखिर इलेक्शन हार जाता है। किताबों में तो ये लिखा है रावण हार जाता है। हाँ, हम इलेक्शन हार जा रहे हैं। लक्ष्य, मुझे लगता है कि राजनीति में आने के बाद सिर्फ एक लक्ष्य नहीं होता है। बड़े नेता का तो बिल्कुल एक लक्ष्य नहीं होता है। राहुल गांधी जी का लक्ष्य जो है, जो मैं समझ पाया हूं, यह सवाल पूछना भी मुझे लगता है कि समीचीन नहीं था, मैंने उनसे कभी पूछा भी नहीं, लेकिन राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, मुझे लगता है हर राजनीतिक दल का और हर शीर्ष नेतृत्व का एक लक्ष्य होना चाहिए। जो संविधान है देश में, उस संविधान को बचाना और उस संविधान के मुताबिक सत्ता को चलाना सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, यह सही है कि जब तक जीतोगे नहीं, सत्ता में आओगे नहीं, संविधान को इंप्लीमेंट कैसे कर पाओगे। लेकिन इसीलिए उस संविधान ने एक प्रारूप भी रखा है ना कि अगर आप सत्ता में नहीं और विपक्ष में हैं तब भी आप मजबूती से लड़ाई लड़ सकते हैं। आज हालत ये हुई कि हम जब सुबह बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे तो 2 बजे तक के लिए हाउस को एडजर्न करना पड़ा। ये विपक्ष की ताकत है, और विपक्ष इस बार इतना मजबूत है कि कल 1 नेशन 1 इलेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और तुरंत उसे जेपीसी को भेजना पड़ रहा है। तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हम आज विपक्ष में हैं, जो सत्ता पक्ष में है वो कई साल 2 सांसदों के साथ थे, तो ये उतार चढ़ाव, हार जीत आती रहेगी। लेकिन इसी में आपको लोकतंत्र के प्रारूप को सत्ता पक्ष के लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। केवल एक लाइन का, बिल्कुल, आप उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री थे, ये बात 1990 की है। 34 साल हो गए, तब न तो अमित शाह थे, न नरेंद्र मोदी थे, न आज की बीजेपी थी। 34 वर्ष से आप उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आपने सोचा, आज की मौजूदा सत्ता तो मैं मान ले रहा हूं तमाम चीजें होंगी, ठीक है, लेकिन 34 साल से आप उत्तर प्रदेश में नहीं है। हम वहां सत्ता में नहीं है, हम ये बात को स्वीकार करते हैं। और कमियां तो जाहिर सी बात है, हम अगर सत्ता में नहीं है, हम राजनीतिक तौर पे बहुत ज्यादा सत्ता के करीब नहीं है, तो कमियां तो रही हैं, बुजुर्गों से होती हुई यहां तक आई हैं, उसे सुधारना है। लेकिन हम आपको ये आश्वस्त करते हैं, हाथरस हो, संभल हो, किसी भी पीड़ित परिवार हो, बिजनौर हो, मुजफ्फरनगर हो, आप जब भी नजर उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, जब भी जरूरत पड़ी है ये लोग पीड़ितों के साथ वहां जरूर खड़े नजर आए। ये मैं तथ्य के साथ ये बात कह रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी सांगठनिक तौर पे वहां काम कर रही है। हमने गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन बना और हमने लोकसभा में एक शानदार रिजल्ट दिया। हो सकता है आने वाले 27 में आप देखें कि हम सत्ता के साथ हों। इमरान जी, इंडिया गठबंधन वहां आपने जो कहा, इसमें कोई शक नहीं कि वो लोगों के साथ खड़े होते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो एकदम वहां पर पहुंच रहे होते हैं, लेकिन वोटर आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। इसको लेकर क्या आत्ममंथन चल रहा है? इसको लेकर क्या इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है? देखिए, चुनाव जीतना एक अलग तरह का मैनेजमेंट है, और लड़ना, लड़ाई लड़ते रहना सड़क से संसद तक एक अलग बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूं और देश के युवाओं को यह आश्वस्त भी कर रहा हूं कि हम उस पर भी रणनीतिक तौर पे बहुत काम कर रहे हैं। और हरियाणा और महाराष्ट्र का रिजल्ट हमारे भी गले के नीचे नहीं उतर रहा है, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में बिहार, असम और दिल्ली के चुनाव में हम आपको और प्रोग्रेसिव होकर के पूरी मजबूती के साथ लड़ते हुए दिखेंगे और शानदार रिजल्ट भी देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, या जीतते हुए दिखेंगे? अंततोगत्वा जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण है। सवाल यही होता है, एक वोट से जीत के आए, अब 10 लाख वोट से जीत करके आए, माना यही जाता है कि वो जीत के आया। तो जाहिर सी बात है, अब हम उस पर काम कर रहे हैं और एक नई पीढ़ी आई है राहुल जी के साथ, कदम से कदम मिला करके कुछ नए युवा सांसद, युवा नेता, युवा विधायक आए हैं। कुछ दिन में हम आपको परवीन शाकिर ने कहा था, हर दफा जीत जाना ही जरूरी नहीं, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े।
खैर सुना दीजिए वैसे, अगर आप सुना पाए। नहीं, वो उनका शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है, मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े। तो बीजेपी यही कह रही है कि वो 89 बार हार के मुस्कुरा ही रहे हैं। वो तो कभी कभी जीत के भी रोना रोते रहते हैं। अच्छा, मैं तो बड़ी मजे की बात कहूं, हरियाणा जीते महाराष्ट्र जीते, आपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को राज्यों में जश्न मनाते देखा क्या? नहीं देखा होगा, सच बात कह रहा हूं। सिर्फ भाजपा के मुख्यालय में एक जश्न मनाया गया, उसके अलावा दोनों राज्यों में कहीं भी जश्न मना, सरकार बन गई जश्न मनाते नहीं देखा। कुछ तो है जिसकी पर्दा, उन्हें खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि कैसे जीत गए। अरे आप, मुझे हैरानी होगी इमरान साहब, नहीं इमरान साहब, आप पता नहीं आपने क्या देखा क्या नहीं देखा, लेकिन उस दिन तो भाजपा के दफ्तर में देवेंद्र फडणवीस के घर पर, एकनाथ शिंदे के घर पर ढोल नगाड़े पटाखे मिठाइयां, खूब जश्न हुआ। देखिए कलेक्टिव यहां तो हुआ ही ना। मोदी जी ने तो लंबा सा भाषण दिया, फडणवीस जी ने भी भाषण दिया होगा, वो हुआ ना, सेंट्रिक हुआ। लेकिन जो एक एक विधायक एक एक ग्रामीण अंचल में सच में सन्नाटा है। आप अपने रिपोर्टर भेज दीजिए महाराष्ट्र के गांव में, कहीं भी अगर आपको जश्न दिख जाएगा, मैं वहां से सांसद हूं, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, नहीं दिखेगा आपको जश्न, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। राजगोपालन जी, मुझे ये कविता में आप जवाब दे दीजिए, अच्छा होगा। आप सर, आप कविता में सवाल पूछे, मैं कविता में नहीं आता। एक कविता, लेकिन ममता बनर्जी क्यों छोड़ करके जा रही है? कहाँ गई? उद्धव ठाकरे क्यों छोड़ कर कहाँ गए? ओमर अब्दुल्ला ने क्यों बोला कल राहुल गांधी से ईवीएम से नफरत है, 100 सीट कैसे जीता? इसको कविता में इंडी गठबंधन कम से कम अनदर 5 ईयर्स में सत्ता में आएगा नहीं, क्योंकि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में ये कहा, सीताराम केसरी को दरवाजा बंद करके बाथरूम में मारा है। उसको जवाब कविता में दे दीजिए। सबसे पहली बात तो मेरा, कविता में दे दीजिए। आप हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी से भी ज्यादा उम्र के हैं, दादा की उम्र के हैं, आप इंडी गठबंधन क्यों कह रहे हैं? इंडिया क्यों नहीं कह रहे? तो इंडी गठबंधन नहीं, इंडिया कहीं आप, वो आता ही नहीं, निकलता ही नहीं मुंह से ना। बोलते सारा टेलीविजन में इंडी गठबंधन बोल रहे हैं। भाजपा का बनाया हुआ नैरेटिव है कि इंडिया में से ए हटा दीजिए और इंडी बोलिए उसको। दूसरी बात ये, सारे के सारे टीवी वाला तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सीताराम केसरी जी के साथ ये किया। नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या कहा था? रेनकोट पहन के नहाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के 10 भाषण सुनाऊं, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, प्रधानमंत्री की एक भाषा, ये तो प्रधानमंत्री की एक भाषा ये तो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा, और चूंकि वो वाक्पटु भी हैं, भाषाई चातुर्य भी उनको आता है, फिर भी जब ऐसी भाषा वो बोलते हैं तो मुझे लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, नहीं बोलनी चाहिए। इमरान साहब, मैं नहीं, वो ममता जी कहां जा रही हैं? उनका सवाल ये है, राजगोपालन जी का सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि ममता जी का नेतृत्व रहेगा, शरद पवार ने भी इसका समर्थन कर दिया है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि ईवीएम को लेकर, चाहे उमर अब्दुल्ला ने कहा ईवीएम को लेकर आप लोग सवाल खड़े मत करिए, इसको लेकर कोई इफ एंड बट नहीं। देखिए सर का 2 सवाल है। पहला ये कि ममता जी इंडिया नेतृत्व की बात क्यों कर रही हैं किसी और? ये अच्छी बात है ना कि इंडिया गठबंधन में इतना आंतरिक लोकतंत्र है। ये राहुल गांधी और एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुनिए। इमरान साहब, इसको दूसरी तरीके से पेश करूं। देखिए क्या है कि आप तो शायर हैं, आप जज्बात की अक्कासी करना आपको आता है, आपने अपने विपक्षियों के बारे में, विपक्ष के लोगों के बारे में आपने सारी बातें कही। यहाँ राजगोपाल साहब ये पूछ रहे हैं, अपनों के बारे में पूछ रहे हैं, तो अपनों के बारे में आप कुछ बताएं, कुछ शेर व शायरी के जरिए। जैसा पुराना एक शेर भी है ना कि गैरों में कहाँ दम था, हाँ मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। क्या वो कैफियत आ गई है? देखिए भाई इमरान भाई, पहली बात सर, एक सेकंड, कम से कम मैं, विनोद, रशीद, राम कृपाल, चाचा, उनको भी शामिल कर लीजिए। उनको भी ये लेटर एंट्री है, यंगे आपको जो जोड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कम से कम 1980 से मैं कांग्रेस का कवर कर रहा हूँ, विनोद जानते हैं कि कांग्रेस क्यों इतना गिरावट आ गया है, ये बताइए ना जी। ऑर्गेनाइजेशन में 16 राज्य में आपका यूनिट नहीं है। आपका जो पहला सवाल है, 3 यूनिट में सरकार है। आपका जो पहला सवाल है कि ममता जी दावेदारी पेश कर रही हैं, कोई और दावेदारी पेश कर रहा है। सबसे मैं तो इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि आंतरिक लोकतंत्र है इंडिया गठबंधन में कि हर व्यक्ति अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कह रहा हूं कि हमारे गठबंधन में इस लेवल के नेता हैं कि सब राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है उसमें से कोई नेता है, किसी में मजाल है कि ये बात बोल दे कि हम नरेंद्र मोदी जी की जगह हमने, आप उम्मीद करते हैं कि चिराग पासवान ये बोल सकते हैं
आप उम्मीद करते हैं कि उनका एक नाथ शिंदे बोल सकते हैं? मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने। इमरान जी, लेकिन क्या कांग्रेस में, क्या राहुल गांधी जी को ये कबूल होगा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें? सबसे पहली बात तो निशांत भाई, आप पत्रकार हैं, आधिकारिक तौर पे राहुल गांधी जी क्या नेता हैं क्या इंडिया गठबंधन के? नहीं। सवाल कहां खड़ा होता है? नहीं, सुनिए। तो नाज़रीन किराम, आप लोगों ने ये वीडियो देख ली इमरान की और उससे जो सवालात हुए। देखो, इस्लाम जो है, इस्लाम ये क्या है? इस्लाम, जब इंसान इस्लाम में दाखिल हो जाए और इस्लाम के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दे तो उसे क्या हासिल होगा? उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरा के पूरा दाखिल हो जाओ। अस्लिम तस्लिम, आप इस्लाम में दाखिल हो जाइए, आप सलामती पा जाएंगे। तो जो भी इस्लाम में दाखिल होता है वो सलामती पाता है। अब एक मुसलमान कैसे मुसलमान यानी वो लोगों के तकलीफ़ का बाइस बन सकता है? एक मुसलमान दूसरे का हक़ खा सकता है, एक मुसलमान दूसरे का खून बहा सकता है, एक मुसलमान दूसरे के ऊपर जुल्म कर सकता है, एक मुसलमान यतीमों का हक़ खा सकता है, एक मुसलमान धरती के ऊपर खून बहा सकता है, एक मुसलमान किसी से हाथ काट सकता है। जितनी भी बातें हैं, क्या ये मुसलमान के अंदर है? याद रखना, इस्लाम का हुक्म क्या है? इस्लाम इन चीज़ों से मना करता है। जुल्म नहीं करना, धोखा नहीं देना, खून नहीं बहाना, नाजायज़ खून नहीं बहाना, और आपने किसी का हक़ नहीं खाना, किसी को कत्ल नहीं करना, किसी का हाथ नहीं काटना। ये सारी चीज़ें इस्लाम इनसे मना फरमाते हैं। अब अगर कोई मुसलमान हो और ये काम करता हो तो हम उसे क्या कहेंगे? तो याद रखना, जिसने भी कलमा पढ़ा हो वो ये गवाही देता हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है, तो ये मुसलमान तो हो गया, मोमिन तो हो गया। तो अब अगर कोई ये काम करता है तो ये कामिल मुसलमान नहीं है। इसका मतलब है कि इसके इस्लाम के अंदर कमज़ोरी है। इस्लाम उसे हुक्म देता है कि आपने जुल्म नहीं करना, वो फिर भी जुल्म करते हैं। इस्लाम उसे हुक्म देता है कि आपने नाजायज़ काम नहीं करने, वो फिर भी करते हैं। इस्लाम उसे हुक्म देते हैं कि आपने झूठ नहीं बोलना, वो झूठ भी बोलता है। तो ये मुसलमान तो है लेकिन कामिल मुसलमान नहीं, जिस तरह मुसलमान होना चाहिए और जो औसाफ है वो नहीं है इसके अंदर। इसलिए इस्लाम इन चीज़ों से मना करता है जो नाजायज़ है, और इस्लाम उन चीज़ों का हुक्म देता है जो फितरत के मुताबिक है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर इंसान फितरत के मुताबिक पैदा होता है। फिर बाद में वो अपने आप के ऊपर मेहनत करता है, अपने आप को नाजायज़ कामों में लगाता है, हराम खाता है, धोखा देते हैं, यानी शैतान की बातों में आकर अपने नफ्स को, अपने फितरत को ख़राब कर देता है। फिर आप जब उसे हक़ की बात कहेंगे, आप उसे अच्छाई की तलकीन करेंगे, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने फितरत को ख़राब किया होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।